हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो, जो कि 2012 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। यह एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि EMRS की जो एक वैकेंसी है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी निकली है, उसके सिलेबस में इस एक्ट का उल्लेख किया गया है। इस एक्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और एंड में मैंने कुछ MCQs जो है वो इसमें जोड़े हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ जाते हैं हमारी थ्योरी वाले पेज पे। तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य जो था वो चिल्ड्रंस को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एब्यूसेस से बचाना था। यह एक्ट 2012 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। एक्ट को इनेक्ट किया गया था 19 जून। वन सेकेंड, इनेक्टमेंट डेट है इसका 19 जून 2012। एक्ट ईयर 2012 है। सो टाइटल इसका द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्ट ईयर 2012 है। सो टाइटल इसका द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। लॉन्ग टाइटल इसका इस तरीके से हो सकता है कि एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। यह जो एक्ट है चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस होने से उनको बचाता है, सेक्सुअल हेरासमेंट से बचाता है, पोर्नोग्राफी से बचाता है। प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल फॉर सच ऑफेंसेस। इस एक्ट के द्वारा एक स्पेशल कोर्ट को भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इस एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट जो कि 14 नवंबर 2012 है, जब से यह एक्ट लागू हो गया था। आगे इसके बारे में बात करें तो इस एक्ट को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो मैंडेटेड कि इवन इंडिया ये आंकड़े पता चलते हैं सिग्नेटरी टू UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन है, और वो भी 18 साल से जो 2012 वाला एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पहले भी स्टेट राज्य में बाय द इंडियन सिटीजन एक्ट 2003 एंड एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये जो राइट टू लिबर्टी एक्ट ओनली स्पेसिफिक एक्ट जो है वो चाइल्ड अब्यूज से बचाता है। सेक्सुअल ऑफेंसेस अब्यूज वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सेक्सुअल ऑफेंसेस को वहाँ पे बताया गया है कि IPC का जो सेक्शन 375 है उसके अंतर्गत रेप का प्रोविजन, उसके अगेंस्ट कुछ सजाएं। IPC का जो 354 सेक्शन है उसमें आउट रैगिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और सेक्शन 377 है उसमें जो अननेचुरल ऑफेंसेस है। ये इतने सारे सेक्शंस होने के बाद में भी कुछ घटनाएं जो है सेक्सुअल हेरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूसेस की वह रुक नहीं रही थी। तो इसलिए पार्लियामेंट ने यह जो एक्ट है 2012 में पास किया। ये जो IPC के तीनों सेक्शन है, जैसे सेक्शन 375, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 377, इनमें कुछ फ्लॉज है, इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि समाज में होने वाली कुछ बुराइयों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे कि IPC 375 प्रोटेक्ट नहीं करता है मेल विक्टिम्स को, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस उनके अगेंस्ट जो होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एक्ट्स ऑफ द पेनिट्रेशन अदर देन ट्रेडिशनल पेनो-वेजाइनल इंटरकोर्स, उसके अलावा जो भी होते हैं उनको वो सम्मिलित नहीं करता है। सेक्शन 354 IPC का lacks a statutory definition of modesty. It carries a weak penalty and compoundable offense. Further, it does not protect the modesty of a male child. यानी कि मेल चाइल्ड के खिलाफ होने वाली जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को यह सम्मिलित नहीं करता है। IPC 377, the term unnatural offenses is not defined in the section. It only applies to victim penetrated by their attacker's sex and is not designed to criminalize sexual abuses of children. यानी कि यह जो ये एक होते हैं इनको क्रिमिनलाइज नहीं करता है, और इन सेक्शंस में इतनी कुछ खास सजाएं भी नहीं है, तो इसलिए इनका दुरुपयोग होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन दी गई है वो ये बताया गया है कि एनी इंडिविजुअल्स एज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको चिल्ड्रन बताया गया है, ठीक है। और ये जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि मेल और फीमेल में कोई भी अंतर नहीं करेगा। Different form of sexual abuses including but not limited to sexual harassment, pornography, penetrative and non-penetrative assault are defined in the act. Sexual assault is deemed to be aggravated. Sexual assault उसको aggravated माना जाएगा जबकि वह यानी कि कोई चाइल्ड मेंटली इल हो या फिर वह
किसी ट्रस्ट की कस्टडी में हो, डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन या फैमिली मेंबर की कस्टडी में हो, उसको एग्रीवेटेड माना जाएगा। ओके। एंड और भी इसमें प्रोविजन दिए गए हैं जो कि रीविक्टिमाइजेशन को अवॉइड करते हैं ऑफ द चाइल्ड एंड द हैंड्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। द एक्ट असाइन ए पुलिसमैन इन द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, जो कि एक पुलिसमैन को असाइन करेगा एक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है। द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट सच स्टेप्स मस्ट बी टेकन व्हिच मेक्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस as चाइल्ड फ्रेंडली, यानी कि जो ये एक्ट है ये ऐसे नॉर्म्स बनाएगा जो कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को चाइल्ड फ्रेंडली बनाए, ताकि जो भी विक्टिम है वो इन्वेस्टिगेशन को अपने अगेंस्ट ना समझे और उससे ना ही डरे, ताकि लॉ एंड जुडिशरी अपने तरीके से काम कर पाए और विक्टिम को टाइम पे न्याय मिल पाए विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग द ऑफेंसेस। ओके। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड मैटर्स रिलेटेड टू। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये जो एक्ट है ये एक ट्रायल कोर्ट का प्रावधान भी करता है कि ताकि वो ट्रायल कोर्ट के कारण से जो भी ट्रायल हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए और विक्टिम को जल्दी न्याय मिल पाए। ठीक है। अंडर द सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट द पावर टू मेक रूल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट ही इस एक्ट के बारे में और भी फर्दर जो लॉज होते हैं या रूल्स जो बनाए जाएं वो बना सकें। टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैव बीन मेड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को इस एक्ट ने एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो होगी वह इन्वेस्टिगेशन जो है रिपोर्ट इस इन अथॉरिटी को पेश करेगी और ये अथॉरिटी जो है वो भारत के प्रेसिडेंट को पेश करेंगे, उसके बाद में वो पार्लियामेंट के पटल पर रखी जाएगी। ठीक है। सेक्शन 42A ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, इसमें ऐसा बताया गया है कि पॉक्सो एक्ट से अगर कोई पहले का लॉ या फिर कोई बाद का लॉ इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उससे मेलजोल ना खाता हो, तो वह जो लॉ है उसका कोई एक प्रोविजन या फिर वह सारा का सारा लॉ उसको पॉक्सो एक्ट जो है वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है। द एक्ट कॉल्स फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ना। A false complaint will intend to defame a person is a punishable under the act। इसमें ये बताया गया है कि अगर अगर कोई विक्टिम ना होते हुए भी अगर वो कोई फॉल्स कंप्लेन कर देता है तो उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस चलाया जा सकता है और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। पॉक्सो एक्ट के कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं, उनको डिस्कस करेंगे अभी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 मेंशंस 12 की प्रिंसिपल्स। ये 12 की प्रिंसिपल्स है, इनको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ से पिछली बार या कई दूसरे एग्जाम में यहाँ पे पॉक्सो एक्ट सिलेबस में दिया गया है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। सो आइए इनको भी देख लेते हैं एक बार। 12 की प्रिंसिपल विच आर टू बी फॉलोड बाय एनीवन इंक्लूडिंग, यह इनको फॉलो करने होंगे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, पुलिस, स्पेशल कोर्ट, एनजीओज, प्रोफेशनल प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रायल एंड असिस्टिंग द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। ओके। ये जो प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल, ये कुछ इस तरीके से बताते हैं कि राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो उसी को आधार मानते हुए यहाँ पे ये दिया गया है कि राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल का राइट है जो चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। ए चाइल्ड मस्ट बी शील्डेड, यानी कि उससे सुरक्षा मिले एनी काइंड ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। ओके। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है तो उसके सर्वहित के लिए, यानी कि उसके सर्वश्रेष्ठ हित के लिए ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज में लाई जाए जिससे कि चिल्ड्रन या विक्टिम का भला हो, ताकि वो न्याय व्यवस्था पे विश्वास कर पाए। ओके। राइट टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड कंपेशन, कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम होता है उसको समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, तो यह जो राइट है, यह जो प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल, इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जो भी समाज में लोग हैं वह उस विक्टिम को, इस चिल्ड्रन विक्टिम को डिग्निटी और कंपेशन की निगाह से देखें। ठीक है। चाइल्ड विक्टिम शुड बी ट्रीटेड इन केयरिंग एंड सेंसिटिव मैनर थ्रू आउट द जस्टिस प्रोसेस। ओके। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रन विक्टिम चिल्ड्रन है या चाइल्ड है
उसको उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और सोशल ओरिएंटेशन। ठीक है। अगला जो जनरल प्रिंसिपल है वह है राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स। यह बताता है कि विक्टिमाइज चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू गेट अब्यूज्ड अगेन, यानी कि जिसको पहले अब्यूज किया जा चुका है उसको फिर से भी अब्यूज किया जा सकता है। दस प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू देम फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि अगर दोबारा से ऐसी कोई घटना होने वाली हो तो वो अपने आप को बचा सके, सेल्फ प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द चाइल्ड विक्टिम और विटनेस मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। Right to be heard and to express views and concern. Every child has the right to be heard in respect of matters affecting him her. अगले प्रिंसिपल की बात करें तो वह है राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव असिस्टेंस, यदि सरकार उस चाइल्ड को यानी कि उस विक्टिमाइज चाइल्ड को कोई हेल्प करना चाह रही है तो वो जो हेल्प है वो एक इफेक्टिव हो, ना कि ऊपरी भर मात्र हो। ठीक है। फाइनेंशियल, लीगल, काउंसलिंग, हेल्थ, सोशल, एजुकेशनल सर्विसेज, physical and psychological recovery services and other services necessary for the child's healing and must be provided. यह बताया गया है कि ये सारी सर्विसेज जो है वो चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वह उस घटना से जल्दी उबर पाए। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इसका मतलब यहाँ पे इसलिए जिक्र किया गया है कि अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है, अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हो चुकी है सेक्सुअल ऑफेंसेस या फिर हेरासमेंट वगैरह की, तो उसकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। आजकल ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, सोशल मीडिया पे सबसे पहले ये फोटोग्राफ वगैरह सब वायरल कर देते हैं बगैर कुछ उसे ब्लर किए हुए, ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके। अगले प्रिंसिपल की बात करें तो राइट टू कंपेंसेशन। द चाइल्ड विक्टिम मे बी अवॉर्डेड कंपेंसेशन फॉर हिज हर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। और इसके आगे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है पॉक्सो ई बॉक्स। यह न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और यह इसलिए है कि जो भी ऐसी कोई घटनाएं होती है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सके और ऑर्डर टू फैसिलिटेट easy and direct reporting of sexual offences against children and timely disposal of the cases under POCSO Act 2012। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ MCQs के बारे में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, 1-2 सेकंड का पोस्ट, ताकि आप उसको सोच सके और आंसर कर पाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हेन डिड द POCSO Act 2012 केम इनटू फोर्स। POCSO Act 2012 कब आया था, यानी कि कब उसका इन्फोर्समेंट हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 14 नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि विच सेक्शन ऑफ द POCSO Act डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी आपको बताना है कि POCSO Act का कौन सा सेक्शन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 4 ऑफ द POCSO Act। ठीक है। Which section of the POCSO Act deals with the punishment for storage of pornographic material involving child। ये बताना है कि कौन सा सेक्शन POCSO Act 2012 का डील करता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 15 ऑफ द POCSO Act 2012। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेक्शन 25 ऑफ द POCSO Act डील्स विद द, सेक्शन 25 जो POCSO Act का है वो किसकी बात करता है। तो सेक्शन 25 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड ए केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन। अगर कोई पुलिस वाला जैसे कि रिपोर्ट ये FIR वगैरह दर्ज करने के लिए मना कर देता है या फिर वो जो केस है वो रिकॉर्ड नहीं होता है तो वह उसके अगेंस्ट पनिशमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में
दी गई है पॉक्सो एक्ट के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 37 किसकी बात करता है? सेक्शन 37 जो है वो बात करता है ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। ट्रायल जो हो रहा है वो कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वे सेक्शन विद द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। इसका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन 30। क्वेश्चन 11 बात करता है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट का अर्थ क्या है, या ए कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सच ऑर्डर कौन से सेक्शन में दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेक्शन 28। सेक्शन 3 ऑफ द पॉक्सो एक्ट स्टेट्स, सेक्शन 3 जो पॉक्सो एक्ट का वो किसकी बात करता है? राइट आंसर इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, if the person using the child for pornographic purposes commits an offense related to section 7 directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस से कोई एक ऑफेंस जो है वो कमिट करता है, ठीक है, जो कि सेक्शन 7 में दिया गया है, बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट्स ही शैल बी पनिश्ड, उसको कितने साल की सज़ा मिलेगी और उसकी जो सज़ा है वो कितने साल से कम नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 years, बट विच में एक्सटेंड टू 8 years एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट एज डील्ड इन। रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किस चैप्टर में दिया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 5। ओके, क्वेश्चन 15, अंडर सेक्शन 20 ऑफ पॉक्सो एक्ट इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर टू द लोकल पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इज डील्ड अंडर विच चैप्टर ऑफ द पॉक्सो एक्ट। करेक्ट आंसर इसका है चैप्टर 6 of the POCSO Act. Question number 17. A person shall be eligible to be appointed as a special public prosecutor under POCSO only if he had been in practice for not less than। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 years। 7 years का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, नॉट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इट्स स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। क्वेश्चन 18 जो है वो बोलता है कि कैन एब्सेंस ऑफ ए कल्पेबल मेंटल स्टेट सेल बी ए डिफेंस ऑन साइड ऑफ एक्यूज्ड। आपको बताना है यस और नो। कोर्ट सेल एडजुडिकेट यानी कि कोर्ट डिसाइड करेगी। नो, सच ए डिफेंस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हीनियस क्राइम। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 19, कैन ए चाइल्ड बी रिपीटेडली कॉल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट टू टेस्टिफाई, यस और नो? नो। Question 20, provided that for the reason to be recorded in writing, the special court under POCSO Act may permit disclosure of identity of the child if in its opinion such disclosure is। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज इन दी इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड जो है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, ना कि हर कुछ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 21, POCSO Act of 2012 is applicable to। एक्सक्यूज मी, काम नहीं कर रहा है क्या? इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21,
POCSO Act of 2012 is applicable to all India, everywhere in the India except Jammu and Kashmir, only the states in India. आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन वन, only 1 and 2, only 1, 2 and 3, none of the above. So correct answer is option A, whole India. ठीक है, 370 नहीं हटने से पहले जम्मू और कश्मीर में यह नहीं लगता था, लेकिन अब ये पूरे भारत में लगता है. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ए चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट. जैसे कि हमने देखा था कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन जो पॉक्सो एक्ट में दी गई है उसके अनुसार इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए, एनीवन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. ठीक है, which statement stands valid in regards to POCSO Act. Every crime against children must be reported as per POCSO Act. जो भी हर एक क्राइम जो होता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट उसको POCSO एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना चाहिए. Those who do not report sexual offences against children may be punished as per the act. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एक सेकेंड. So the correct answer is option number B, only 2. Those who do not report sexual offences against children may be punished as per the act. है ना, संभवतः कि वह जो चिल्ड्रन जो है यानी कि विक्टिम उसने किसी डर या धमकी के कारण रिपोर्ट ना की हो. ठीक है, क्वेश्चन 24 कहता है द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट द मैटर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विद इन. टाइम लिमिट बतानी है कि पुलिस को जो रिपोर्ट है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कितने टाइम लिमिट के भीतर रिपोर्ट देनी होगी. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज एज पर द पॉक्सो एक्ट. अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, टेक द मैटर टू द CWC विद इन 48 आवर्स ऑफ रिपोर्ट. तो द करेक्ट आंसर इज, पुलिस का काम क्या है? चिल्ड्रन की सेफ्टी को इंश्योर करना. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली ए, ओनली 1, है ना. क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंसिपल्स फॉर द यूज ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स असिस्टिंग द चाइल्ड एट प्री ट्रायल आर. अभी हमने पिछले स्टार्टिंग में जो कुछ 12 प्रिंसिपल थे उनको डिस्कस किया था, तो उनमें से बताना है कि जो प्रिंसिपल वह कौन सा प्रिंसिपल है जो कि एक प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट असिस्टिंग के लिए यूज किया जाता है प्री ट्रायल में. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, यानी कि बच्चे जो भी चिल्ड्रन है उसको डिग्निटी और कंपैशन के साथ में ट्रीट किया जाए. द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, what can be the reason for a child's interrogation as per the POCSO Act. चाइल्ड को भी इंटरोगेट किया जा सकता है, उसका एक बेस्ट सुटेबल रीजन कौन सा होगा इनमें से? टू एस्टेब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, यानी कि चाइल्ड को अर्जेंट मेडिकल नीड की जरूरत है. टू हियर द child's version of the circumstances leading to the concern, to get a picture of the child's relationship with their parents and family. So the correct answer is option D, all of the above. इन सारे कारणों के कारण चाइल्ड को इंटरोगेट किया जा सकता है ना. क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statement is true? The POCSO Act provides for compensation for medical expenses for the child offended. The medical expenses may be provided after the registration of FIR only. करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, none of the above. So the correct answer is option number C, both. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, when was the POCSO Act implemented? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? यह रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको जरूर कर देना चाहिए. ठीक है, ये हुआ था 14 नवंबर 2012 और जो एक्ट कब बना था? 19 जून 2012. ये क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द POCSO अमेंडमेंट बिल.
तो इसको इंट्रोड्यूस किया था वीरेंद्र कुमार ने, जो कि एमपी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द lecture, and hope you like the video. If you have any doubt, please let me know in the comment box. यह मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपने इस सीरीज में और क्या सुधार कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।